मिसलियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आप सभी का एएसएल के वन शॉट रिवीजन सीरीज में। और आज के सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर विद्युत। आधा चैप्टर कर चुके थे हम कवर। अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए हमने पिछले लेक्चर में से आधा कंप्लीट किया था। आई नो वन शॉट सीरीज है तो वन शॉट में होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैं इसे 2 पार्ट में कवर कर रही हूँ। हमने वहां पर प्रतिरोधकता तक पढ़ लिया था कि प्रतिरोधकता क्या होती है, और आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रतिरोधों को एक विद्युत परिपथ में जोड़ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, कौन सा क्यों नहीं करते हैं, उन सभी के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर आपके पास में चालक है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक है ना। आज मैं इंसान हूं, मैं सांस ले रही हूँ तो मेरा गुण है, ये मेरा गुणधर्म है ये कि मैं सांस लूंगी, मैं चलूंगी, मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये फंक्शन शो करता है। तो उसी प्रकार जो चालक होते हैं, हर चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। अब ये जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसका हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इन प्रतिरोधकों को अरेंज कैसे करें। क्यों भाई मैम, अरेंज करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बेटा प्रतिरोधकता तो हर चालक में है ना। आप कोई परिपथ है, उसके अंदर कोई अप्लायंस है, उसके अंदर भी आपका प्रतिरोध लगा हुआ होगा। जो मटेरियल यूज कर रहे हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर के जा रही है, मान लो मैंने इस्त्री का इस्तेमाल करा है, प्रेस का है ना, आयरन का, अगर उससे बिजली फ्लो होकर के जा रही है तो उसका खुद का भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, जिसके कारण मेरे सर्किट के अंदर प्रवाह हो रहे करंट की मात्रा में फर्क पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्या करूं, किस तरीके से इनका अरेंजमेंट रखूं ताकि मेरे विद्युत परिपथ में से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका ज्यादा नुकसान ना हो। तो देखो बच्चों, यहां पर हमने देखा है कि परिपथों को अरेंज करने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पर जब मैं प्रतिरोध बना रही हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं उठा करके कोई नया प्रतिरोध लगा रही हूँ। हर अप्लायंस का अपना खुद का प्रतिरोध भी होता है। तो मान लो यहाँ पर मेरे पास में एक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध R1 होगा, एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R1 है, और एक और प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध R2 है। मतलब एक रेजिस्टेंस R1 है मेरे पास में, एक रेजिस्टेंस R2 है। या तो मान लो ये रेजिस्टेंस R1 किसका है, फैन का है ना। यहाँ पर ये फैन लगा हुआ है और यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, 2 चीजें हैं, मैंने 2 चीजों का अपने आप यहाँ पर यूज कर लिया है। यहाँ पर हमने 2 चीज यूज कर ली। मान लो कि मैंने एक बल्ब यूज करा है और दूसरा फैन यूज करा है, दोनों का अपना अपना कुछ, दोनों का कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोधकता होगा। तो या तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं एक ऐसा सर्किट डिजाइन कर लूं जिसके अंदर जो मेरा बल्ब और जो मेरा फैन है, जो मेरा पंखा है, वो दोनों श्रेणी क्रम में हो। मतलब यहाँ पर पंखा लगा दिया, यहाँ पर फैन लगा दिया, और बीच में हम यहाँ पर कहीं पर स्विच लगा लेते हैं, बीच में यहाँ पर कहीं पर हम स्विच लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब मैं स्विच ऑफ कर दूंगी तो दोनों बंद हो जाएंगे, स्विच ऑन करूंगी तो दोनों ऑन हो जाएंगे। अब मान लो दिन के समय मुझे बल्ब की जरूरत नहीं है, तो मुझे सिर्फ पंखे से काम है, तो यहाँ पर ये दुविधा वाली बात हो जाएगी। या फिर मेरे पास में एक ऑप्शन ये है कि मैं एक तार लूं, उस तार के 2 किनारे निकालूं, एक पर यहाँ पर पंखा लगा लूं और दूसरे पर यहाँ पर मैं बल्ब लगा लूं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मेरे पास में दोनों के लिए मेरे पास में एक सेपरेट स्विच हो सकता है ना। दोनों के लिए मेरे पास में यहाँ पर एक सेपरेट स्विच हो सकता है। मैं चाहूं तो स्विच यहाँ पर लगा सकती हूँ, इसका यहाँ पर हम इसका एक स्विच लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा, आप कहां पर भी लगाओ। दोनों का कॉमन स्विच भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या फायदा है मेरे को, अगर मैं इस तरीके से जोड़ती हूँ, यहाँ पर मेरे पास में दोनों का एक अलग अलग स्विच होगा। मतलब दिन के समय अगर मुझे सिर्फ पंखा चलाना है तो मैं पंखा चला सकती हूँ, और दिन के समय में मुझे बल्ब का इस्तेमाल नहीं करना है तो मैं बल्ब को बंद रख सकती हूँ, और रात को मुझे दोनों इस्तेमाल करने हैं तो दोनों को मैं स्विच ऑन कर सकती हूँ। लेकिन इस वाले के अंदर हमारे पास में ऐसा कोई फीचर नहीं होता है। जब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते तो हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रह पाता है, जिसके कारण मुझे एक समय पर दोनों ही चीजों का या तो इस्तेमाल करना होगा या फिर मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। दूसरे और भी बहुत सारी चीजें, ये तो एकदम बेसिक आइडिया है। और क्या तरीके हैं भाई, अगर मैं ऐसे ज्वाइन करती हूँ और ऐसे ज्वाइन नहीं करती, उसका एक बेनिफिट तो हमने देख लिया है। और क्या है भाई, जब भी मैं, अगर आपको, आप इस तरीके से, इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं और इसको पार्श्व क्रम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, इसको बोलेंगे पार्श्व क्रम। तो जब भी हम श्रेणी क्रम में चीजों को अरेंज करते हैं तो श्रेणी क्रम में
अरेंज करने की वजह से, व्यवस्थित करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम में जब आप प्रतिरोधकों को अरेंज करते हो या फिर आपके जो भी विद्युत अप्लायंस है उनको जब आप व्यवस्थित करते हो, तो उस कारण क्या हो जाता है, उस कारण यहाँ पर आपका विभवांतर विभाजित हो जाता है। क्या होगा, विभवांतर, यहाँ पर आपका विभवांतर जो है वो विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर आपका विभवांतर विभाजित हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, यहां पर विद्युत धारा विभाजित नहीं होती है ना, विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है। अब यहाँ पर कैसे हम समझ सकते हैं इस चीज को, तो हम इसे समझेंगे, है ना। अभी इसको हम और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप पार्श्व क्रम में अरेंज करते हो ना, पार्श्व क्रम में जब आप अप्लायंसेस को व्यवस्थित करोगे तो क्या रहेगा आपका, यहाँ पर विद्युत धारा विभाजित होती है। क्या होता है, विद्युत धारा विभाजित होती है और विभवांतर सेम रहता है, विभवांतर विभाजित नहीं होता, इसका ध्यान रखना है। विभवांतर, नीचे लिख लेंगे हम इसे, विभवांतर विभाजित नहीं होता। तो इससे क्या फायदा है बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे घरों में जितने भी विद्युत अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, उन सबको इस तरीके से बनाया गया है कि वो 220 वोल्टेज का विभवांतर होने पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर मैं श्रेणी क्रम में लगाती हूँ तो विभवांतर विभाजित हो जाता है, जिसके कारण प्रत्येक अप्लायंस को, प्रत्येक फैन को या फिर प्रत्येक बल्ब को कम विभवांतर मिलने के कारण वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर तो 220 वोल्टेज का विभवांतर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे आप पीछे जो अप्लायंस लगाओगे उनको कम विभवांतर के कारण वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जब हम पार्श्व क्रम में लगाते हैं तो इसमें हमें क्या फायदा रहता है कि विभवांतर जो है वो समान रहता है, जिसके कारण प्रत्येक अप्लायंस जो है हमारा वो बहुत अच्छे से कार्य कर पाता है। एक पॉइंट हमारे पास में हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस भी रहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये पाया है कि हम घर में मौजूद जो अप्लायंसेस हैं जिनका खुद का अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोधक होता है, उन अप्लायंसेस को हम दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, या तो श्रेणी क्रम से कर सकते हैं या फिर पार्श्व क्रम से कर सकते हैं। लेकिन घरों में हम ज्यादातर कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, पार्श्व क्रम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर विभाजित नहीं होता है, जिसके कारण प्रत्येक अप्लायंस को 220 वोल्टेज का विभवांतर मिलता है, जिसके कारण वो बहुत ठीक से अपना कार्य कर पाता है। प्रत्येक अप्लायंस को अपना एक स्विच मिलता है, जिसके कारण आप जिस अप्लायंस को जिस समय यूज करना है उसको आप स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हो। मतलब हर एक अपना काम जो है वो अलग अलग कर सकता है, सेपरेटली कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पंखा चालू करा तो साथ में आपका बल्ब भी चालू हो जाएगा, नहीं। अगर आपको पंखा चालू करना है तो उसके लिए आपको अलग स्विच मिलेगा, और अगर आपको बल्ब चालू करना है तो उसके लिए आपको अलग स्विच मिलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे। तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो है विद्युत धारा विभाजित नहीं होती है, सॉरी, यहाँ पर जो है विद्युत धारा विभाजित हो जाती है, यहाँ पर विद्युत धारा विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है, तो ए बी के मध्य जो विभवांतर होगा उसको मैं V1 बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर विभाजित हो जाता है। और BC के मध्य जो विभवांतर होगा उसको मैं V2 बोल सकती हूँ, ठीक है। और ये जो AB और BC का टोटल विभवांतर है, ये किसके किसके बराबर रहता है, AB के मध्य जो विभवांतर है और BC के मध्य जो विभवांतर है, इन दोनों का जो कुल योग है वो कुल कुल आपके बैटरी के अंदर कितना विभवांतर था उसके बराबर होता है, क्योंकि आप पे विभवांतर डिवाइड हो जाता है। मान लो कि यहाँ पर बैटरी क्या है ना, अंदर 6 वोल्ट का विभवांतर था। अब 6 वोल्ट की बैटरी से विभवांतर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मैंने पहले पंखा लगा रहा था, पंखे ने क्या करा, यहाँ पर पंखे ने 1 वोल्ट का विभवांतर
पंखे को चाहिए, तो उसने 1 वोल्ट का विभवांतर रख लिया है। अब वो उसके अंदर सेटिंग ऐसी होती है, रेजिस्टेंस वगैरह अरेंज किया होता है, जिसके कारण हम ये सारी चीजें अरेंज हो जाती है। और अब यहाँ पर 6 में से 1 वोल्ट का तो यहाँ यूटिलाइज हो गया, यहाँ काम आ गया। बचा हुआ 5 वोल्ट का विभवांतर कौन ले लेगा? ये ले लेगा। और अगर इसके आगे कुछ और भी अप्लायंस लगा होता तो वहां पर भी आगे वो विभवांतर डिवाइड हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर करंट डिवाइड होता है। यहाँ पर मान लो कि आपके पास में टोटल आई अमाउंट का करंट आ रहा था, तो यहाँ पर I1 करंट इधर चला जाएगा और I2 करंट इधर आ जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब ये बात आती है कि हम गणना कैसे करेंगे कि भाई अगर हमने श्रेणी क्रम में विभवांतर लगाया है, सॉरी, अगर हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को लगाया है तो कुल प्रतिरोध कैसा होगा, क्या होगा, हमें कैसे पता लगेगा? या फिर अगर हमने पार्श्व क्रम में लगाया है तो पार्श्व क्रम में लगाने की वजह से जो प्रतिरोधक हमने इस्तेमाल करे हैं उनका कुल प्रतिरोध कितना होगा वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो उसके लिए हम एक सूत्र का डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर। अब एक चीज आपको यहाँ पर और की ध्यान रखनी है कि जब भी हम श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोधकों को लगाते हैं तो यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध आएगा ना बच्चों, यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध आएगा ना वो इसके अकेले के प्रतिरोध से ज्यादा आएगा। कैसे आएगा वो भी आज आगे अपन एग्जाम्पल में देखेंगे। और यहाँ पर जो हम प्रतिरोध लगाते हैं ना, उस प्रतिरोध का जो कुल मान होता है वो यहाँ पर लगाए हुए केवल एक प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। कैसे होगा वो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो चलो पहले आगे इसके लिए हम डेरिवेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर या तो श्रेणी क्रम कर सकते हैं। जब मैं श्रेणी क्रम में लगाऊंगी तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास में एक अप्लायंस मेरा ये है जिसका प्रतिरोध R1 है, और दूसरा अप्लायंस मेरे पास में ये है जिसका प्रतिरोध R2 है, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर R3 हो जाएगा। तो मुझे बोल दिया है कि इन तीनों प्रतिरोधकों के लिए कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र को आपको यहाँ पर डिराइव करना है। तो यहाँ पर मैं जानती हूँ, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधकों को लगाते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम के अंदर हमारा विभवांतर विभाजित हो जाता है। मतलब R1 के मध्य जो विभवांतर होगा वो V1 होगा, R2 के मध्य जो विभवांतर होगा वो V2 होगा, और R3 के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो V3 होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि इस सर्किट का जो कुल विभवांतर है, इस पूरे परिपथ का जो कुल विभवांतर है वो V है, और वो किसके बराबर होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाले विभवांतर के बराबर होगा। यहाँ पर R1 का विभवांतर कितना है, V1, R2 के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V2, और R3 के सिरों के बीच में कितना है, V3। तो टोटल विभवांतर कितना होगा, जितना मैंने प्रोवाइड किया है। तो इन तीनों को जोड़ करके जो कुल विभवांतर आएगा वो मेरे बैटरी से जो विभवांतर प्रोवाइड करा जा रहा है, बैटरी से जो विभवांतर है, भाई मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, उसके बराबर होगा। अब ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर मैं V की जगह क्या पुट कर दूंगी, IR पुट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर R जो है मेरा टोटल रेजिस्टेंस है, इसको मैं RS लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने इसको श्रेणी क्रम में लगाया है ना, इसलिए RS लिख लूंगी। यहाँ पर RS क्या है भाई, यहाँ पर करंट तो विभाजित नहीं हो रहा, तो भाई इससे भी I करंट जाएगा, इससे भी I करंट जाएगा, और इससे भी I करंट जाएगा, और टोटल करंट भी सर्किट में I है। यहाँ पर विभवांतर विभाजित हो रहा है, इसलिए R1 के सिरों के मध्य V1, R2 के सिरों के मध्य V2, R3 के सिरों के मध्य V3। तो इसी प्रकार से जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, भाई हमें कुल प्रतिरोध निकालना है ना, तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम सूत्र बना रहे हैं। तो V इक्वल्स टू IR लिख सकती हूँ। अब क्योंकि इस साइड मैंने वो चीजें लिखी हैं जो कुल है, टोटल है सर्किट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, V1 के मध्य जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो I है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। यहाँ पर भी करंट तो I फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, R2 है। यहाँ पर भी जो आपका प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से मैं I बाहर कॉमन निकाल लूं, यहाँ से मैं बाहर कॉमन निकाल लूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I कट जाएगा। मतलब अगर मैं कभी भी किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में टोटल जो प्रतिरोध लगा रही हूं, तो उन प्रतिरोधकों का कुल मान मैं कैसे निकाल सकती हूँ, प्रत्येक प्रतिरोध का मान को मैं दूसरे प्रतिरोध के अंदर जोड़ करके उसके पूरे परिपथ के कुल प्रतिरोधक का मान मैं यहाँ पर निकाल सकती हूँ। इसी प्रकार मान लो कि मेरे पास में 3 प्रतिरोध हैं, वही R1, R2, R3, और उन तीनों को मैंने कैसे लगाया है, उन तीनों को मैंने यहाँ पर
पार्श्व क्रम में लगाया है। तो पार्श्व क्रम में जब लगाते हैं तो बच्चों मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पर आपका करंट डिवाइड हो जाता है। तो I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर आपका I3, और यहाँ पर वोल्टेज V रहेगा, यहाँ पर भी V रहेगा, यहाँ पर भी V रहेगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जब भी मैं पार्श्व क्रम की बात करूंगी तो पार्श्व क्रम में क्या होता है, आपका करंट डिवाइड हो जाता है। मतलब जो मेरे सर्किट का, जो मेरे विद्युत परिपथ का टोटल करंट है वो तीनों प्रतिरोधकों से गुजरने वाले करंट के कुल योग के बराबर होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, यहां पर भी हमने ओम्स लॉ से I की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाय R आ जाएगा। इस I की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी इधर, तो यहाँ पर क्या रखूंगी, अब यहाँ पर मैं कुल प्रतिरोधक रख रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर मान लो कि जो कुल प्रतिरोध आएगा वो कोई RP होगा, क्योंकि पार्श्व क्रम है ना इसलिए RP लिख रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RP। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्रतिरोध, वोल्टेज तो डिवाइड हो नहीं रहा है तो वोल्टेज का तो V का V लिख दूंगी, और पहला प्रतिरोध है तो V1 V बटा R2 प्लस V बटा R3। यहां से आप V कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 1 बटा RP, V 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, कट कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास में। मतलब जब भी आप पार्श्व क्रम में प्रतिरोधकों को लगा रहे हो तो पार्श्व क्रम में विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक लगाने के बाद में जो कुल प्रतिरोधक का मान होगा, पूरे विद्युत परिपथ के जो टोटल प्रतिरोध का मान होगा वो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो, इस सूत्र से आप निकाल सकते हो, इस सूत्र से निकाल सकते हो। चलो यहाँ पर अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि मान लो ये हमने कर लिया है ना, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, आप चाहो तो ऐसे कॉपी कर सकते हो, सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास में कोई दो प्रतिरोध हैं, मैंने आपको बोला था ना हम एग्जाम्पल देखेंगे, वो एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिनको मैंने पार्श्व क्रम में लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, मान लो ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। इन्हीं 2 ओम के प्रतिरोधों को मैंने एक बार श्रेणी क्रम में लगा रखा है। मुझे देखना है कि किस तरीके से अरेंज करने पर, किस तरीके से व्यवस्थित करने पर जो कुल प्रतिरोध का मान है वो ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा हुआ मतलब उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा में कमी आ जाएगी, कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। हम जानते हैं जितना ज्यादा प्रतिरोध होता है उतनी कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अगर मैं ये ज्ञात कर लूं कि भाई किस तरीके से व्यवस्थित करने पर विद्युत धारा अधिकतम पास हो, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, वो मेरे लिए फायदा रहेगा मेरा उसके लिए, ताकि मेरे जो भी विद्युत अप्लायंसेस है, जो भी मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो ठीक तरीके से काम कर पाए। तो मुझे मालूम है कि अगर मैंने पार्श्व क्रम में लगा रखा है तो मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगी, 1 बटा RP, इसको लिख दूंगी मैं 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2। यहां पर इसको हम लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 बटा 2, और इसको क्या मैं लिख दूंगी 2 बटा 2, जिसका मान आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, 1 बटा 1 ओम। अब यहाँ पर जो 1 बटा 1 ओम आया है वो तो 1 बटा RP का मान है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो RP की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को कुल रेजिस्टेंस RP है, 1 बटा RP नहीं है, कुल रेजिस्टेंस RP है। तो मैं क्या करूंगी, दोनों ही वैल्यू को उलट दूंगी, और दोनों की ही वैल्यू को उलट दूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 1 था इसलिए फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई और डिजिट होती, मान लो यहाँ पर अगर 2 आंसर आ रहा होता तो हमारा फिर यहाँ से क्या हो जाता, 1/2 आंसर हो जाता रेसिप्रोकल करने पे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हम प्रतिरोधकों को कैसे लगा रहे हैं, पार्श्व क्रम में लगा रहे हैं, तो पार्श्व क्रम में लगाने पर जो कुल प्रतिरोधक का मान आया है वो किसी एक वो परिपथ में लगने वाले किसी एक प्रतिरोधक के मान से भी कम आया है। देखो कुल प्रतिरोध कितना आया है, 1 ओम, और यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोधक का मान कितना है, 2 ओम का है, तो उससे भी कम वैल्यू आई है। आओ इसको हम सीरीज में कंपेयर करें। तो सीरीज में जब हम लगाते हैं तो कुल प्रतिरोध को की गणना करने के लिए सूत्र क्या है हमारे पास में, R1 प्लस R2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, R1 2 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हम परिपथ में प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो परिपथ के कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और वहीं अगर हम प्रतिरोधकों को विद्युत परिपथ में
पार्श्व क्रम में लगा रहे हैं तो कुल प्रतिरोध का मान इंडिविजुअल मतलब जो एकल प्रतिरोध है उसके मान से भी कम आता है, मतलब कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। इसके अलावा हम इसका और क्यों यूज करते हैं भाई, एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम देता है, दूसरा ये हमें सेपरेट स्विचेस अप्लाई करता है, हर अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग स्विच हमें देता है। यहाँ पर विभवांतर भी डिवाइड नहीं होता है, विभवांतर भी विभाजित नहीं होता है, ताकि प्रत्येक अप्लायंसेस को बराबर का विभवांतर मिले और सब अच्छे से अपना कार्य कर पाए। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारे घरों में जो अरेंजमेंट करते हैं, विद्युत परिपथ में जो अरेंजमेंट करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का हम अरेंजमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, पार्श्व क्रम में करेंगे। क्यों करेंगे उसके लिए मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिए हैं। तो चलो यहाँ से हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हारी डिमांड रहती है कि मैम क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, एक तो आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो एग्जाम्पल हमने कर ही लिया है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से करवा देती हूँ। जैसे कि आपके पास में एक परिपथ है, यहां पर 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं और यहां पर 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, और 12 वोल्ट की बैटरी से ही कनेक्ट है। अभी हम यहां पर सिर्फ प्रतिरोध का मान निकालेंगे। यहां पर जो ऊपर प्रतिरोध लगा है वो कितने का है, 10 ओम का, और यहां पर नीचे जो प्रतिरोध लगा है वो है 40 ओम का। ऊपर जो है दूसरे वाले में 30, 20 और 60, तो यहां पर 30 ओम, यहां पर 20 ओम और यहां पर 60 ओम। आपको इस पूरे प्रतिरोध, इस पूरे विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों यहां पर देखो, अगर हम यहां पर देखें, एक एक्स्ट्रा स्लाइड की जरूरत हमें पड़ेगी, तो हम पहले एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला सेटअप और ये वाला सेटअप एक दूसरे से श्रेणी क्रम में है ना भाई। ये इसके एंड से ये वाला एंड जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों परिपथ खुद तो पार्श्व क्रम में है और ये तीनों परिपथ खुद भी पार्श्व क्रम में है। लेकिन इन दोनों का जो इंडिविजुअल सेटअप है, इस तीन का सेटअप और इस तीन का सेटअप, दोनों एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट का पार्श्व प्रतिरोध निकाल लेंगे और इस वाले पार्ट का पार्श्व प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो मैं इसको पार्ट 1 बोल रही हूँ और इसको मैं पार्ट 2 बोल रही हूँ, ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, 10 ओम और 40 ओम। तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 का कुल प्रतिरोध, तो हम क्या देखते हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। क्या वैल्यू थी, 10 ओम और 40 ओम। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूं, 1/10 ओम प्लस 1/40 ओम। 10 और 40 का एलसीएम लो, 10 और 40 का एलसीएम लो, तो 10 10 जा और 10 4 जा, फिर 4 टाइम्स आएगा, तो मतलब 40 ही एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में। तो इधर कितना हो जाएगा, 40 हमारे पास में इसका प्रतिरोध आ जाएगा, सॉरी लघुत्तम आ जाएगा। तो 10 4 जा 40 प्लस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आरपी हमारे पास में 5/40। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, क्योंकि ये तो ये तो रेसिप्रोकल का मान आया ना, हमें रेसिप्रोकल का मान थोड़ी चाहिए, हमें तो आरपी की वैल्यू चाहिए, 1/आरपी की वैल्यू नहीं चाहिए। तो दोनों को उलट दो, दोनों को उल्टेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा, 8 ओम। मतलब फर्स्ट वाला जो सेटअप है उसके अंदर प्रतिरोध का मान कितना है, 8 ओम का है। इसी तरीके से पार्ट सेकंड के में जो प्रतिरोध है उसका कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं हम। तो हम क्या निकालेंगे, पार्ट 2 का कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 2 का जो कुल प्रतिरोध आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1/30, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60।
तो इसका जो लघुत्तम आएगा वो मेरे पास में 60 आ जाएगा। तो ये हो गया 60। 3 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? 30 की टेबल में 60 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो इधर 2। 20 की टेबल में कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। तो 3 वन जा 3, और इसकी टेबल में तो एक बार ही आता है। तो हमारे पास में क्या आ गया? 1/rp इज इक्वल्स टू 6/60। और यहां से आरपी का मान क्या निकाल सकती हूँ मैं? दोनों को उलट दो, 60/6 कट कर दो 10 ओम। तो यहाँ पर जो मेरे वो पुराने वाले सर्किट थे, इसमें इसमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा है? फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 8 ओम। मतलब उस फर्स्ट सेटअप का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 8 ओम का है। उसी तरीके से जब मैंने सेकंड पार्ट को सॉल्व करा तो कुल प्रतिरोध कितना आ रहा है? 10 ओम आ रहा है। मतलब यहाँ पर मैं नया सर्किट, मतलब उसको हम दोबारा से ड्रॉ करके बताएंगे कि जो पार्ट 1 का कुल प्रतिरोध था वो ये था, पार्ट 2 का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है? 10 ओम है। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे लगे हुए हैं? ये दोनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इनका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या कर दूंगी? श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगा दूंगी, R1 प्लस R2। तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 18 ओम। तो मतलब उस पूरे परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? 18 ओम का हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं यही पूछ लूं कि इस पूरे परिपथ के अंदर बहने वाली कुल विद्युत धारा कितनी है, तो हमने देख लिया है कि कुल प्रतिरोध कितना आया है? 18 ओम का आया है। बैटरी कितनी लगी हुई है? 12 वोल्ट की लगी हुई है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? मैं ओम्स लॉ से निकाल दूंगी, V इज इक्वल्स टू IR। तो V कितना हो जाएगा? 12। I मुझे निकालना है और R कितना है? 18 है। तो 12/18 बराबर I, 6 की टेबल से कट रहा है 2 बार और 3 बार, 2/3। तो कितना वैल्यू आ जाएगा मेरा? 0.0667 एम्पियर। 667 एम्पियर। क्योंकि आप इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 6 ऐसे बार बार 20 बचेगा। तो हमारे पास में इस पूरे परिपथ के अंदर विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? अब कहीं पर ये 0.67 एम्पियर भी मिल सकता है, 0.66667 एम्पियर भी मिल सकता है। तो आपके ऊपर है आप कैसे राउंड ऑफ कर रहे हो। ये आंसर भी हमारा सही है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक इसका एप्लीकेशन भी देख लिया और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया कि कैसे हमें यहाँ पर घरेलू विद्युत परिपथ के अंदर प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि श्रेणी क्रम की तुलना में पार्श्व क्रम आएगा, पार्य क्रम नहीं आएगा ना, पार्श्व क्रम संयोजन का लाभ। तो बता दिया है कि भाई श्रेणी क्रम के अंदर अगर गलती से परिपथ टूट गया तो तो आपका पूरे घर के अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे, पूरे घर के अवयव आपके खराब हो जाएंगे। तो फिर आपका कोई भी अवयव काम नहीं करेगा, मतलब बल्ब फ्यूज हो गया तो पंखा भी नहीं चलेगा, बैठे रहो अब, है ना। तो अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, इसलिए हम श्रेणी क्रम में हमारे घर के अवयवों को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा भी जो है वो एक जैसी रहती है और पार्श्व संयोजन के प्रतिरोध जो है वो कम होते हैं। और उसके अंदर जो धारा है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है और पार्श्व संयोजन के अंदर प्रतिरोध का जो मान है वो कम होता है और विभवांतर भी विभाजित नहीं होता है। अब हम यहां देखेंगे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। ओके छोड़ो, यहां पर हमने क्या बात देखी है बच्चों? यहां पर हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी विद्युत अवयव से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो अवयव गर्म भी हो जाते हैं। बल्ब को देख लो आप, गर्म हो जाते हैं। फ्रिज को कभी हाथ लगा के देखना, साइड में से गर्म होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो विद्युत धारा कहीं ना कहीं ऊष्मा में भी परिवर्तित होती जा रही है, जिसके कारण हमारे अवयव गर्म हो जाते हैं। लेकिन हम इस चीज का, अब ये तो हमें नहीं चाहिए कि भाई हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे ऊष्मा में परिवर्तित हो। क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल वर्क हो, जो भी काम है वो इलेक्ट्रिकल। जैसे मान लो पंखा चल रहा है तो पंखे के अंदर मैं जितनी भी बिजली भेज रही हूँ,
तो यहाँ पर पंखे में मैं जितनी भी बिजली भेजूंगी वो बिजली क्या हो जाएगी, वो बिजली अगर भाई पंखा बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जितना भी मैं विद्युत ऊर्जा भेज रही हूँ वो किस में परिवर्तित हो जा रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती जा रही है। और मुझे पंखे से गर्मी थोड़ी चाहिए, मुझे तो पंखे को घुमा करके, ब्लेड को घुमा करके हवा चाहिए, जो एक अवांछनीय चीज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी भी किसी भी अव्यय से जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके अंदर जो ऊष्मा परिवर्तित होगी वो कितनी होगी, क्या होगी, कैसे होगी। और उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि इस ऊष्मा का ये जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है क्या हम इसका कोई ना कोई इस्तेमाल भी कर सकते हैं या नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि यदि एक विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में शयित होती है और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। भाई मैं बोल रही हूँ ना कि अगर मान लो आपका कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब है, ढंग से काम नहीं कर रहा, मान लो कि आपका पंखा है उसकी ब्लेड नहीं घूम पा रही, मोटर खराब हो गई है, तो क्या होगा, जितनी भी विद्युत धारा आप भेजोगे उसकी वजह से वो मोटर क्या करेगी, वो मोटर गर्म होती जाएगी, जिसके कारण हमारे विद्युत धारा के हमारा जो विद्युत परिपथ है उसका वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कह रहे हैं कि जो भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेज रहे हो वो हीट एनर्जी में परिवर्तित हो रही है, जो भी आप विद्युत ऊर्जा भेज रहे हो वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो वही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो जाएगा। अब कितनी होती है, क्या होती है, हम उसको देख लेते हैं बच्चों। विद्युतीय धारा का तापीय प्रभाव। अब विद्युतीय धारा का तापीय प्रभाव क्या है कि कभी कभी परिपथों के अंदर खराबी आने के कारण हमारे द्वारा जो दी गई विद्युत ऊर्जा है वो तापीय प्रभाव में परिवर्तित होने लग जाती है, मतलब आपका जो अव्यय है वो गर्म होने लग जाता है, और उसी चीज को हम विद्युत ऊर्जा का या फिर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। तो यहाँ पर कितनी ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तित होगी हमें कैसे पता पड़ेगा। मान लो कि आपके पास में कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्यू अमाउंट का आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है टी समय के अंदर, ठीक है, और क्यू अमाउंट के आवेश को प्रवाहित कराने के लिए आपको W अमाउंट का कार्य करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर से कितना कार्य मुझे करना पड़ रहा है क्यू आवेश को प्रवाहित कराने के लिए, उसको मैं इस सूत्र से निकाल सकती हूँ। हमने पढ़ा है ना, विभवांतर इज इक्वल टू W बटा क्यू। यहाँ से इस सूत्र से मैं इसको लिख सकती हूँ कि क्यू आवेश को प्रवाहित कराने के लिए मुझे W अमाउंट का काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर W अमाउंट का काम करने पर मैं क्यू आवेश को फ्लो करवा पा रही हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं W इज इक्वल टू वी क्यू लिख लूंगी। अब यहाँ से Q का मान क्या आ जाएगा मेरे पास में, क्योंकि हम यहाँ पर आवेश के रूप में थोड़ी देख रहे हैं भाई, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है ना, करंट कितना फ्लो हो रहा है। सिचुएशन वापस बता देती हूँ आपको कि मैं क्या चल रही है। मान लो किसी तार के अंदर से कोई तार है आपका, ये कोई चालक है आपका जिसका प्रतिरोध R है, और इस R प्रतिरोधक वाले तार में से I अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। अब उस I अमाउंट के करंट को फ्लो करवाने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करने के लिए कार्य मैं कैसे करती हूँ भाई, जब मैं क्या करती हूँ, आवेशों को प्रवाहित कराती हूँ तभी तो विद्युत धारा प्रवाह होगी। तो विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए मुझे आवेशों को प्रवाहित करवाना पड़ेगा, और आवेशों को प्रवाहित करवाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या होगा, W। अब इस W का मान मुझे इस वाले सूत्र से पता है, हमने विभवांतर में पढ़ा था। तो W इज इक्वल टू वी क्यू मैं क्यों लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ पर विद्युत धारा के रिस्पेक्ट में देखना है, क्योंकि हमारे घर में जो विद्युत धारा आती है वो आवेशों के रूप में थोड़ी आती है। करंट आता है ना, करंट को मेजर करते हैं हम, आवेश को थोड़ी मेजर करते हैं। तो यहाँ पर Q की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, Q इज इक्वल टू IT लिख सकती हूँ। कैसे, इस वाले सूत्र से। यहां से मैंने Q का मान निकाल लिया, यहां से Q का मान रख देंगे हम, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT हो जाएगा। यहां से V इज इक्वल टू IR लिख सकती हूँ। कैसे लिखा है, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से मैंने V का मान लिख लिया है, ओम्स लॉ से मैंने V का मान लिख लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। और यहाँ पे IT पहले ही चल रहा है, I इंटू आई कितना हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर RT। और यहाँ पर जो ये W है, ये W हमारा क्या हो जाएगा भाई, जितना कार्य करूंगी उतनी ही ऊर्जा में परिवर्तित होता जाएगा। अगर मैं 2 जूल का कार्य कर रही हूँ तो मतलब मैंने 2 जूल की ऊर्जा खर्च कर दी है, और वो 2 जूल की ऊर्जा कहाँ चली गई, जिस चीज पर मैंने कार्य करा है। बॉल्ब को अगर मैंने किक मारा है तो मेरी 2 जूल की ऊर्जा कहाँ चली जाएगी, बॉल में चली जाएगी, जिसकी वजह से उसके अंदर 2 जूल की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैंने 2 जूल का कार्य करा है, आवेश
आवेश को प्रवाहित करवाने के लिए, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य किस में परिवर्तित हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे द्वारा जो दी गई विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मा में परिवर्तित होती जा रही है। तो ऊष्मा कौन सी ऊष्मा है? वो हमारी हीट एनर्जी है। इसलिए यहाँ पर मैं W को क्या लिख दूंगी? H लिख दूंगी। यहाँ पर मैं W को H लिख दूंगी। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य इज इक्वल्स टू खर्च की गई ऊर्जा। खर्च की गई ऊर्जा इज इक्वल्स टू मतलब व्यय की गई ऊर्जा, है ना। तो यहाँ पर H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? I² RT। मतलब किसी भी परिपथ के अंदर कितने जूल की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको आप कैसे पता कर सकते हो? उसको आप इस सूत्र से पता कर सकते हो, H इज इक्वल्स टू I² RT। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो H है वो हमारे करंट के वर्ग के समानुपाती है, रेजिस्टेंस के समानुपाती है और समय के समानुपाती है। मतलब जितनी देर तक आप विद्युत धारा को प्रवाहित कराओगे, जितने अधिक समय के लिए विद्युत धारा को प्रवाहित कराओगे, उतना ही ज्यादा तापीय प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, उतनी ही ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा आपकी उत्पन्न होगी या फिर परिवर्तित होगी। उत्पन्न तो नहीं होगी, परिवर्तित होती जाएगी विद्युत ऊर्जा से। अगर आप कोई ऐसा चालक ले रहे हो जिसका प्रतिरोध अधिक है तो उतनी ही अधिक आपको तापीय प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप कोई ऐसा चालक लेते हो जिसका तापीय प्रभाव कम है तो आपको अगर आप कोई ऐसा चालक लेते हो जिसका प्रतिरोध कम है तो उसका तापीय प्रभाव भी कम देखने को मिलेगा। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है, तो उतना ही ज्यादा आपका अवयव गर्म होगा, उतना ही ज्यादा तापीय प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर प्रतिरोध कम है तो तापीय प्रभाव भी कम होगा। हम क्या देख रहे हैं कि करंट के वर्ग के समानुपाती है। मतलब अगर आप करंट को डबल करते हो तो तापीय प्रभाव 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ग के समानुपाती है। मान लो यहाँ पर पहले 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, तो क्या हो गया? यहाँ पर आपकी 1 जूल की ऊर्जा जो है वो उत्पन्न हो रही थी। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब मान लो यहाँ पर जो करंट है वो 2 एम्पियर का उत्पन्न होने लग गया है, तो जो हमारा तापीय प्रभाव है वो करंट के विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पर हमारी विद्युत धारा कितनी उत्पन्न होने लगेगी? हमारी विद्युत धारा 4 जूल की उत्पन्न होने लगेगी। मतलब अगर आप करंट को डबल करोगे तो विद्युत धारा 4 गुना ज्यादा उत्पन्न होगी, और करंट को आधा करोगे तो जो आपका तापीय प्रभाव है वो 1/4 हो जाएगा। मतलब पहले जितना भी तापीय प्रभाव देखने को मिल रहा था उसका 1/4 तापीय प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। ये जो चीज हमने पढ़ी है ना, इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बोल दे कि विद्युतीय ऊर्जा के तापीय प्रभाव के लिए सूत्र का डेरिवेशन करो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी तरफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछ ले तो आपको यहाँ पर बता देना है कि H इज इक्वल टू I² RT होता है। ये चीज समझा दोगे आप और बोल दोगे कि इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या बोलता है कि अगर किसी भी चालक के अंदर प्रवाह उत्पन्न हो रहा है ऊष्मीय ऊर्जा, उसमें प्रवाहित हो रही विद्युतीय धारा वर्ग के समानुपाती होते हैं, उसमें प्रवाहित हो उस चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं, और कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसके भी समानुपाती होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। अब आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जितने भी अव्यय हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे अव्यय जो है हमारी विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में या फिर ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करते हैं। बहुत कम भाग ऐसा होता है, बहुत कम भाग विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जैसे आप फैन का एग्जाम्पल देख लो कि जब भी पंखा चलता है तो पंखा चलने के दौरान जो अधिकतर विद्युत ऊर्जा है वो आपकी यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है और पंखे को घुमाने का काम करती रहती है। बहुत कम विद्युत ऊर्जा का भाग जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, जो उस फैन की मोटर को गर्म कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे अवयवों की जिससे हमें ऊष्मीय ऊर्जा ही चाहिए, मान लो अगर यहाँ पर फैन की जगह मैं गीजर की बात करूं तो मैं क्या चाहूंगी कि जितनी भी विद्युत धारा में मेरे विद्युत परिपथ से प्रवाहित करवा रही हूँ या फिर विद्युत ऊर्जा जितनी भी मेरे परिपथ में है वो सारी की सारी किसमें परिवर्तित हो?
ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो ताकि गीजर अच्छे से पानी गर्म कर पाए। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि सभी के सभी जो अव्यय हैं वो पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करते हैं, उसका बहुत कम भाग को वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे अवयवों की बात कर रहे हैं जो विद्युतीय ऊर्जा के तापीय प्रभाव पर ही बने हैं, तब उस केस में क्या होता है, हम प्रतिरोध को बहुत ज्यादा कर देते हैं, जिसके कारण अधिकांश भाग जो है विद्युत ऊर्जा का वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है और अपना काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल प्रेस ले लो, तो प्रेस के अंदर जो हम एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, अंदर उसका एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो निक्रोम का बना हुआ होता है। अधिकांश हमारे जितने भी ऐसे अव्यय हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर बेस्ड हैं, उनके अंदर निक्रोम वायर लगा हुआ होता है। ये निक्रोम वायर किससे मिलकर के बना हुआ होता है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, इन सब से मिलकर के बना हुआ होता है। और ये क्या है, हमारी ये एक मिश्र धातु होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो हमारा निक्रोम होता है, ये किस किस से मिलकर के बना हुआ है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और फेरस। तो ये एक मिश्र धातु होता है जिसके अंदर ये 4 प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो हमारा निक्रोम वायर है, ये स्पेशली ये ज्यादातर उन अवयवों में इस्तेमाल किया जाता है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। मतलब हम इसका इस्तेमाल उन अवयवों में करेंगे जिससे हम ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा चाहते हैं। तो यहाँ पर ये निक्रोम क्या करता है, इसका प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण आप जितनी भी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कराओगे, जितनी भी विद्युत ऊर्जा आपकी परिवर्तित हो रही है आपके सर्किट के अंदर, वो किस में परिवर्तित होती जाएगी, बाद में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती जाएगी। और आपका जो प्रेस है वो गर्म हो जाएगा, जिसके कारण आप कपड़ों को आसानी से इस्त्री कर पाओगे। या फिर टोस्टर आप देख रहे हो, तो टोस्टर की जो रॉड्स हैं वो गर्म हो जाएगी, जिसके कारण आपकी ब्रेड अच्छे से सिक पाएगी। हीटर जो है, हीटर का जो कॉइल होता है वो बहुत अच्छे से गर्म होगा और गर्म होकर के एकदम लाल रंग का हो जाएगा, जिसके कारण अधिक से अधिक विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती जाएगी और आपके कमरे को गर्म रखेगी। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स थे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से जुड़े हुए। आगे हम ये जूल का आ गया ना, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, किसी प्रतिरोध में तापन ऊष्मीय विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। हमने देख लिया है कि जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत धारा कितने समय के लिए प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होता है। अब जो तापन प्रभाव है, हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय चाहिए। ये जो तापन प्रभाव है हमें कहाँ चाहिए है, उन अवयवों में चाहिए जिससे हमें गर्मी चाहिए, जैसे हीटर हो गया, प्रेस हो गया। लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह में नहीं चाहिए भाई। अगर हमारे कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह बहुत ज्यादा गर्म होने लगे तो ढंग से काम नहीं करेंगे, हैंग हो जाएंगे। तो कहीं कहीं पर वांछनीय, कहीं कहीं पर अवांछनीय है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। अगर हम विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब के अंदर क्या होता है, ये हमारा विद्युत बल्ब है, ये उसका बाहर का केस है और अंदर ये उसका फिलामेंट है। ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। ये किसका बना हुआ है, ये जो फिलामेंट है हमारा टंगस्टन का बना हुआ होता है। अब ये जो टंगस्टन है इसका प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है, टंगस्टन का बना हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है। और इसका प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है तो आप इस बल्ब के अंदर जितनी भी विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे, वो विद्युत धारा किसमें, वो विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। मतलब विद्युत धारा की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो विद्युत ऊर्जा होगी, और वो विद्युत ऊर्जा इसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण किसमें परिवर्तित होती जाएगी, उसकी तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होती जाएगी। अब ये जो हमारा टंगस्टन है ना, इसकी क्या खासियत है कि जब ये गर्म हो जाता है ना, तो गर्म होकर के चमकने लगता है, एक श्वेत ज्वाला देता है हमें, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा बिजली देखने को मिलती है। तो विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। यहाँ पर जब ये गर्म हो जाता है तो बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण क्या होता है, चमकने लगता है, जिसके कारण हमें प्रकाश, मतलब ये प्रकाश उत्पन्न कर पाता है।
विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। क्यों टंगस्टन यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा उच्च तापमान पर भी अपचयित नहीं होता है। जैसे अगर हम दूसरे धातुओं को देखो तो हमने देखा है कि कुछ धातुएं बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण क्या करती है, आसपास में मौजूद गैसों के साथ में अभिक्रिया कर लेती है या फिर अपचयित हो जाती है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके। लेकिन जो ये टंगस्टन है, ये बहुत ज्यादा गर्म होने पर भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके उपचयित नहीं होता है। इसका गलनांक भी बहुत ज्यादा है, 3380 डिग्री सेल्सियस का इसका गलनांक है। मतलब ये बहुत ज्यादा तेज गर्म हो सकता है और बहुत जल्दी से ये टूटता नहीं है, गलता नहीं है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, भले ही ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन क्या होगा अगर इस बल्ब के केस के अंदर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन भर दूंगी ना, तो ऑक्सीजन होने के कारण क्या होगा, ये जल्दी से जल जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर उच्च तापमान पर ये अपचयित नहीं होता, ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, जंग वगैरह नहीं लगता इसके ऊपर। लेकिन क्या होगा, बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण यहाँ पर अंदर क्या कर सकता है, अगर ऑक्सीजन भरूंगी तो ऑक्सीजन के साथ में ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करेगा, जल जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन या फिर एयरगन भरते हैं। या तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भर देंगे, या फिर हम यहाँ पर एयरगन गैस भर देंगे, या फिर हम यहाँ पर नाइट्रोजन और एयरगन दोनों का मिक्सचर भर देंगे। ये गैसें क्या करती हैं, ये केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, रासायनिक रूप से ये बहुत कम अक्रियशील होती है, जिसके कारण ये टंगस्टन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है और हमारा जो टंगस्टन है वो हमें प्रकाश देता रहता है और अच्छी तरीके से काम करता है। एक बात आपको और मैं बता दूं कि यहाँ पर जब हमारा टंगस्टन 2500 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म हो जाता है, तब जाकर के ये प्रकाश में, ये हमें प्रकाश देने लगता है। तो यहाँ पर जूल के तापीय नियम को भी हमने पढ़ लिया है, इसकी एप्लीकेशंस को भी पढ़ लिया है। यहाँ पर एक दो एप्लीकेशंस और हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास में एक दो एप्लीकेशंस और हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ एप्लीकेशंस को और डिस्कस करेंगे। क्या एप्लीकेशंस है वो हम देख लेते हैं। ये जो ऊष्मा का, ये जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, इसको एक तो हम बल्ब में इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरा हम इसे प्रेस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसका फ्यूज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो तापीय विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, इसका हम फ्यूज बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज क्या होता है, हमारे पास में एक इस तरीके का डिवाइस होता है जिसके अंदर एक पतला सा तार होता है। ये तार किसका बना हुआ होता है, ये तार होता है टिन प्लेटेड, मतलब इस तार के ऊपर टिन की परत चढ़ी हुई होती है और ये कॉपर वायर होता है। मतलब कॉपर वायर के ऊपर टिन की परत चढ़ी हुई है। क्यों भाई, क्योंकि कॉपर जो है वो हमारा यहाँ पर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके लिए। हम इसमें टिन की परत इसलिए भी चढ़ा देते हैं ताकि इसका प्रतिरोध काफी ज्यादा उच्च हो जाए, है ना। तो यहाँ पर जब हम टिन प्लेटेड कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे घरों में एज अ फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है, जो बाहर मीटर बॉक्स के अंदर लगाया जाता है। अब होगा क्या, यहाँ पर जो ये हमारा टिन प्लेटेड कॉपर वायर है, इसका गलनांक तो होता है कम, इसका गलनांक कैसा होता है, निम्न होता है, और इसका प्रतिरोध होता है ज्यादा। क्या होता है, प्रतिरोध होता है ज्यादा, उच्च होता है इसका प्रतिरोध। तो इससे दो फायदे हैं। तो भाई अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपकी यहाँ पर विद्युत धारा आएगी, उस विद्युत धारा को जितना घर के अंदर भेजना है उतना ही ये भेजेगा, और बाकी विद्युत धारा को ये रोक लेता है। अगर मान लो गलती से काफी ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होकर के आ गई, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जितने की हमें जरूरत है ना, उतनी विद्युत धारा तो ये घर के अंदर भेजेगा। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में विद्युत धारा आने लगती है तो ये क्या करेगा, भाई ज्यादा अमाउंट में विद्युत धारा आएगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या बोलता है कि मैं विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने दूंगा। अगर ज्यादा अमाउंट की आएगी तो फिक्स किया जाता है, जैसे फ्यूज जो होते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे होता है 5 एम्पियर का फ्यूज, 10 एम्पियर का फ्यूज, 15 एम्पियर का फ्यूज। मतलब 15 एम्पियर का जो फ्यूज है ना, वो 15 एम्पियर की विद्युत धारा ही घर में जाने देता है, उससे ज्यादा की नहीं जाने देता है। जैसे ही इससे ज्यादा की विद्युत धारा जाएगी तो क्या होगा, ये प्रतिरोध की वजह से ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से ये टूट जाएगा। क्योंकि इसका गलनांक काफी कम होता है तो ये जल्दी से टूट जाता है। तो जिसके कारण क्या होगा कि अधिक मात्रा में अगर विद्युत धारा हमारे घर में आ भी रही होगी तो वो एंटर नहीं कर पाएगी, जिसके कारण हमारे घर के जो विद्युत अव्यय हैं वो सुरक्षित रहते हैं और उन्हें कोई भारी नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने फ्यूज के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में
कि विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पहले स्लाइड को अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज जो है हमें यहाँ चाहिए, और इस चीज को हम तो अब हम विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति अभी मैंने आपको बताया भी है कि शक्ति क्या होता है। भाई किसमें कितनी शक्ति है, जितना ज्यादा काम करोगे उतनी शक्ति है, जितना कम समय में कोई काम कर दिया उतनी ज्यादा शक्ति है। क्योंकि इस चैप्टर में हम विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर विद्युत शक्ति के प्रेफरेंस में या फिर उसके रेफरेंस में बात करेंगे। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कह रहे हैं कि एक सेकंड के अंदर कोई कितना काम कर रहा है उसके अंदर उतनी शक्ति होगी। लेकिन यही काम अगर विद्युत के रूप में किया जा रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि विद्युत कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। कि भाई इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो काम, अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो विद्युत के रूप में है, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत कार्य है, और विद्युत कार्य करने की शक्ति को हम विद्युत शक्ति कह देंगे। ऊर्जा के उपभोक्ता होने की दर को भी हम शक्ति कह सकते हैं कि भाई कितनी जल्दी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मैं जो एनर्जी खर्च कर रही हूँ वो कितनी जल्दी खर्च कर रही हूँ, और भाई जो खर्च की गई एनर्जी है वो किसी ना किसी के अंदर तो जा रही होगी, क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती है, रूपांतरित होती है, कन्वर्ट होती जाती है। तो या फिर आप बोल सकते हो कि कोई अव्यय या फिर कोई पदार्थ किस दर से उस शक्ति को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर यूज कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उसे हम शक्ति कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में उपभोग अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे हम विद्युत शक्ति भी कह सकते हैं। शक्ति को हम P से व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर P इज इक्वल टू VI है। लेकिन ये P इज इक्वल टू VI आया कैसे, आओ उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चों, हमें क्या पता है कि कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं, है ना, यही तो पढ़ा है। कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की दर को हम क्या बोल रहे हैं, शक्ति कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये कार्य है हमारा, ये कैसा है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, इसलिए मैं यहाँ पर EW लिख देती हूँ कि भाई विद्युत कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति बोलेंगे। यहाँ पर हम इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं पहले। जो हमारा पावर है, जो शक्ति है, उसका एसआई मात्रक कितना होता है, वॉट होता है, और उसको हम W से दर्शाते हैं। इस वॉट को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर W फॉर वर्क है, ये W फॉर वर्क है, जो वर्क को इंगित करने के लिए काम में आ रहा है, और यहाँ पर ये W फॉर वॉट है जो शक्ति का एसआई मात्रक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर कार्य करने की दर को हम शक्ति बोल रहे हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड है। तो हम बोल सकते हैं कि कार्य करने की दर को हम शक्ति बोल रहे हैं, और कार्य का जो एसआई मात्रक क्या है, वॉट, और कार्य का एसआई मात्रक क्या हो सकता है, जूल प्रति सेकंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो सब कुछ बहुत शॉर्ट में दे दिया है, हम थोड़ा आराम से देखते हैं। अब मैं ऐसे बोल दूं कि आप कब कह सकते हो कि 1 वॉट का कार्य किया गया है, हम कब कह सकते हैं कि 1 वॉट की शक्ति जो है वो, हम कब कह सकते हैं कि 1 वॉट की शक्ति जो है वो व्यय हो गई है। भाई जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 वॉट की जो शक्ति है वो व्यक्त हो गई है। ऐसे बोल सकते हैं ना कि भाई जब आप 1 जूल का काम 1 सेकंड के अंदर कर रहे हो, तो शक्ति कितनी आपकी व्यय हुई है, भाई कितनी शक्ति व्यय हुई आपकी, 1 वॉट की शक्ति व्यय हो गई है। लेकिन अब ये जो वॉट है ना, ये बहुत छोटा एसआई मात्रक है ना, ये बहुत ज्यादा छोटा एसआई मात्रक है। अगर हम देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत ज्यादा शक्ति का उपयोग करते हैं, और ये शक्ति अगर हम वॉट के अंदर दर्शाने लगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस शक्ति को किलो वॉट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम जब विद्युत के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि हमें बिल वगैरह जब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बिल वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर ऊर्जा के रेफरेंस में चीजों को कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे पास में जो अप्लायंसेस आते हैं ना, उनके ऊपर पावर रेटिंग आती है कि 10 वॉट का बल्ब है, 20 वॉट का बल्ब है, 30 वॉट का बल्ब है। अब 10 वॉट का बल्ब कितनी ऊर्जा लेगा,
कितनी विद्युत ऊर्जा लेगा। तो हमें इन दोनों के बीच के अंदर कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसके कारण हम चीजों को इजीली समझ पाए और उसके बाद में जो बिल बनेगा उसकी भी कैलकुलेशन हम कर पाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर शक्ति और जो हमारी विद्युत ऊर्जा है उसके बीच में हम एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। विद्युत शक्ति ढूंढनी है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, विद्युत शक्ति ढूंढने के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं विद्युत शक्ति। कैसे निकालोगे आप, हमें तो बस ये पता है। अब आपको पता है कि जितना भी कार्य आप करोगे वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता जाएगा। तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू ई बाई टी लिख दूं मैं, यहाँ पर P इज इक्वल्स टू ई बाई टी लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि जितना भी कार्य मैं कर रही हूँ वो किसके रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, वो सारा का सारा जो कार्य है वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू ई इंटू टी लिख दूंगी मैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तो आपके पास में ये हो गया, ऊर्जा इंटू समय। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। भाई जब हम विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है वो हमने करंट के रूप में देखा है, विद्युत धारा के रूप में देखा है, विद्युत धारा के रूप में चीजों को समझा है, प्रतिरोध के रूप में चीजों को समझा है, और किसके रूप में, विभवांतर के रूप में चीजों को समझा है। तो यहाँ पर अचानक से ये सारी चीजें जो है वो मैच नहीं हो रही है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास में, हाँ एक मिनट, फॉर्मूला उल्टा हो गया ना। तो हमारे पास में यहां पर यहां पर जो ये फॉर्मूला बन रहा है वो कैसा बन जाएगा, ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा क्या है। आप विद्युत ऊर्जा को कैसे निकाल सकते हो कि भाई मेरे 10 वॉट का बल्ब अगर मैं दिन में 4 घंटे चला रही हूं तो कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, उससे रिलेट करके मैं फिर यहाँ पर बिल कैलकुलेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे पूछ लूं कि मेरे पास में एक बल्ब है जिसका प्रतिरोध 4 ओम का है और वो 2 एम्पियर की धारा लेता है ना, 2 एम्पियर का करंट में उससे प्रवाहित करवाती हूँ, तब वो कितनी कितनी विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर उस केस में आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर फिर चीजें कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर हम यहाँ पर विद्युत शक्ति के अलग अलग फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहां से हमने क्या पढ़ा है, हम जानते हैं W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, है ना। ये मुझे कैसे पता है, ये मुझे विभवांतर वाले सूत्र से पता है ना। यहाँ पर मैंने विभवांतर के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ से मैं किए गए कार्य को विभवांतर के रूप में परिवर्तित और प्रवाहित आवेश के रूप में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो बात कर रहे हैं वो विद्युत ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा को जो हमने समझा है इन्हीं सब टर्म्स के रूप में समझ रखा है। तो यहाँ पर मैं P इज इक्वल्स टू V बाय क्यू, V इंटू क्यू बाई टी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर जो ये Q बाई टी है, ये Q बाई टी क्या होता है, करंट होता है ना, करंट होता है ना, आवेश के प्रवाह होने की दर को हम करंट कहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, VI। मतलब यहाँ पर मेरे पास में पावर का एक सूत्र क्या आया है, कार्य करने की दर, दूसरा क्या है पावर का दूसरा सूत्र विभवांतर इंटू विद्युत धारा, तीसरे और क्या है, अगर मुझे इस पावर को अगर मुझसे रेजिस्टेंस के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक बार V इज इक्वल्स टू IR भी तो लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा पावर का सूत्र है, ये हमें प्रतिरोध और करंट के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर V की जगह अगर मैं IR लिख देती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R। और अगर इसी सूत्र में मैं एक बार I का मान पुट कर दूं, I का मान क्या है, V बटा R, तो मेरे पास में एक और सूत्र आ जाता है शक्ति का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं V की जगह वैल्यू पुट करती हूँ, नहीं सॉरी I की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, V बाय I, तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ पर मेरे पास में शक्ति के 4 सूत्र आ गए। विद्युत शक्ति को निकालने के लिए मेरे पास में 4 सूत्र है। कब कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे दे रखी है, उसके बेसिस पर ये सारी की सारी चीजें आप यूज
कर सकते हो। अब दूसरी बात ये है कि भाई घरों के अंदर जो बिल आता है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे। तो घरों के अंदर जो बिल आता है वो यूनिट में आता है ना। 1 यूनिट बिजली खर्च करी, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट। तो यहाँ पर जो हमारे पास में 1 यूनिट बिजली है वो किसके बराबर होती है, वो होती है 1 किलोवाट आवर के। ठीक है। अब यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा है हमारे पास में जो विद्युत ऊर्जा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि पावर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, पर ये वॉट बहुत ज्यादा छोटी यूनिट है, इसीलिए हम इसे किलोवाट में परिवर्तित करके लिखते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास में समय है इसको हम किस में लेंगे, घंटे में लेंगे, आर में लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा हम काफी ज्यादा देर तक, वो सेकंड बहुत ज्यादा छोटी चीज हो जाएगी। घरों के अंदर जब हम विद्युत अवयवों का इस्तेमाल करते हैं तो काफी ज्यादा देर तक करते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो वो नंबर को हम छोटा रख सके इसलिए हमने इसको बड़े मात्रक में परिवर्तित कर लिया है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम जो ऊर्जा है भाई उसका ऐसा ही मात्रक तो जूल होता है, यहाँ पर किलोवाट आवर है, तो चीजें कनेक्ट कैसे होगी आपस में। तो हम यहाँ पर चीजों को कनेक्ट भी कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है, इसको हम जूल में, भाई 1 किलोवाट आवर जूल में कितना होता है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में पावर का ऐसा ही मात्रक क्या है, वॉट बटा सेकंड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना कि भाई वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ पर वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ वॉट इनटू टाइम लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर जो मुझे टाइम है वो किस में परिवर्तित करना है, वो मुझे आर में निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास में एसआई मात्रक है वो कितना है, सेकंड में है ना। जो एसआई मात्रक है उसके रूप में हम देख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में समय कितना आ रहा है, समय हमारे पास में आ रहा है सेकंड में। समय का एसआई मात्रक भी कितना होता है, सेकंड होता है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो यूनिट में आती है, और एक यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो यहाँ पर एनर्जी को मैं क्या लिख सकती हूँ, पावर इनटू टाइम लिख सकती हूँ, जिससे मेरे पास में पता लगता है कि विद्युतीय ऊर्जा को हम किलोवाट आवर में यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एनर्जी का जो एसआई मात्रक है, जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है, वो तो जूल में है। तो हम इस जूल के अंदर 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होते हैं ये हमें कैसे पता लगेगा, तो वो हम निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 किलोवाट आवर है इंटू यहाँ पर दूसरा जो है हमारा समय चल रहा है, 1 किलोवाट आवर हमारे पास में यहाँ पर चल रहा है। अब 1 किलोवाट को आप क्या लिख सकते हो, 1 किलोवाट को आप लिख सकते हो 1000 वाट। और 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 सेकंड के। तो यहाँ पर आप 1000 वाट को क्या लिख सकते हो, 1000 वाट को आप लिख सकते हो 1000 जूल बटा 1 सेकंड। 1 किलोवाट का क्या मतलब है, 1 किलोवाट का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 1000 जूल का काम किया जा रहा है। 1 किलोवाट का ये मतलब है। भाई मुझे कैसे पता लगा, वापस बोल रही हूँ, यहाँ पर किलोवाट को देखो तो किलोवाट किसका ऐसा ही मात्रक होता है, किलोवाट तो हमारे शक्ति का मात्रक होता है। अगर मैं इसको वॉट में परिवर्तित कर दूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, वॉट में परिवर्तित करूंगी तो 1000 वाट आ जाएगा। और यहाँ पर वॉट का क्या मतलब है, वॉट क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब 1000 वाट का क्या मतलब है कि मैंने 1000 जूल का कार्य किया है मैंने यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, 1 किलोवाट की जगह यहाँ पर मैं लिख दूंगी 1000 जूल का काम
जब मैंने 1 सेकंड में किया है तो वो मेरे 1 किलोवाट के बराबर हो गया है। यहाँ पर साथ में क्या चल रहा है, आर चल रहा है, तो इस आर को भी मैं, इस घंटे को भी मैं किस में परिवर्तित कर लूंगी, सेकंड में परिवर्तित कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ 60 इंटू 60 सेकेंड, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 60 इंटू 60 सेकेंड, तो यहाँ पर 60 इंटू 60 लिख दूं, 60 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ से सेकेंड तो कट जाएगा, 3600 हो जाएगा, 3600 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.6 इंटू 10⁻⁶, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जूल में आ जाएगा। मतलब हमारे घर में जो विद्युत धारा आती है वो विद्युत धारा, मतलब उस विद्युत धारा जो हमारे घर में आएगी, तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट वाले हैं वो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो उसकी कैलकुलेशन यूनिट में करते हैं कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भेजिए, 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भेजिए। मतलब यहाँ पर आप विद्युत को काम से जोड़ रहे हो, पंखा चलाने का काम, फ्रिज चलाने का काम, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भेजी, 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भेजी, तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 यूनिट हमारा 1 किलोवाट आर के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम इसे ऊर्जा से कैसे जोड़ेंगे, तो भाई ऊर्जा से हम ऐसे जोड़ेंगे इस सूत्र से, शक्ति इज इक्वल्स टू कार्य करने की दर। तो यहाँ पर क्योंकि जो किलोवाट है ये किसका मात्रक है भाई, किलोवाट शक्ति का ही तो मात्रक है ना, इसीलिए मैं उससे उसको रिलेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर किलोवाट है, मैंने तो वॉट में पढ़ा है, मुझे क्या मालूम है कि 1 किलोवाट में कितने, 1 किलोवाट के अंदर कितने वॉट होंगे, 1000 वॉट होंगे। 1000 वॉट का क्या मतलब है, 1000 वॉट का मतलब है कि मैंने 1000 जूल का काम 1 सेकंड में किया है। 1000 जूल का काम 1 सेकंड में किया है तो लिख दिया है। यहाँ पर साइड में और क्या चल रहा है, आर चल रहा है, इसको भी सेकंड में परिवर्तित कर लूंगी मैं, सेकंड से सेकंड कट गया, 1000 इंटू 3600 करा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल का काम किया जा रहा है। मतलब जब हमारे पास, हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले 1 यूनिट बिजली भेजते हैं, उस 1 यूनिट बिजली से क्या मतलब है, उस 1 यूनिट बिजली से हम 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल का कार्य करवा सकते हैं। मतलब वो तारों के अंदर फ्लो रहा है, हम तो खुद तो कर नहीं रहे ना, इसीलिए। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर हमने सारी की सारी चीजें देख ली है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ कि बिजली का कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बिजली का कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करवा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि एक बल्ब है, अच्छा, एक फ्रिज है जिसकी पावर रेटिंग है 350 वॉट। हमारे पास में एक फ्रिज है, एक फ्रिज है जिसकी रेटिंग कितनी है, 350 वॉट। 350 वॉट का क्या मतलब है, 350 वॉट का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 350 जूल की एनर्जी को कंज्यूम करेगा। आगे क्या है, इस फ्रिज को हम 1 दिन में 10 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा हम 30 दिनों तक कर रहे हैं, महीने के 30 दिन तक हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब हर दिन हम इस फ्रिज को 10 घंटे चलाते हैं और महीने के पूरा 30 दिन हम ऐसा करते हैं। अगर आपके बिजली की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कीमत है वो 3.40 पैसे है, सॉरी 3.40 रुपए है, 3.40 रुपीज है, तो इस फ्रिज की वजह से आपका कितना बिल आएगा वो बताओ। तो बच्चों हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू शक्ति इंटू समय। अब हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आप बिजली के बिल की गणना करोगे तो आप हमेशा शक्ति को आप किस में रखोगे, किलोवाट में रखोगे, और जो समय होगा उसको आप आर में रखोगे। ये चीज ध्यान रखना बिल कैलकुलेट करते समय कि आपको शक्ति को हमेशा किलोवाट में रखना है। तो हमारे पास में कितना है, 350 वॉट है, इसको मैं किलोवाट में कैसे परिवर्तित कर सकती हूँ, 1000 से भाग दे करके। तो यहाँ पर मेरे पास में कितना आ जाएगा, 0.35 किलोवाट। तो यहाँ पर कितनी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो मैं निकाल लूंगी, 0.35 किलोवाट का तो हमारे फ्रिज का पावर है। समय कितना है, 1 दिन में 10 घंटे चलता है और ऐसा पूरा 30 दिनों तक हो रहा है। तो टोटल कितनी, पूरे महीने के अंदर कितनी ऊर्जा की ये खपत कर रहा है वो निकाल देते हैं हम। 0.35
इंटू 300। यहाँ पर इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1 ऊपर कैरी गया, 3 3 जा 9, 105। और यहाँ पर हमारे 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगी। मतलब कितने जूल की ऊर्जा ले रहा है ये, 105 जूल की ऊर्जा, सॉरी हाँ 105 किलोवाट आर की ये ऊर्जा की खपत कर रहा है। जूल में नहीं, किलोवाट में आया है आंसर, है ना, किलोवाट में। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 3.6 से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये हमारा फ्रिज है ये 105 किलोवाट आर के बिजली ऊर्जा की ये खपत कर रहा है। अब बिल कितना आएगा, तो भाई एक यूनिट के तुम्हें 3.40 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 105 यूनिट के कितने दोगे। अब बोलोगे मैम यूनिट कहाँ से आ गया, तो भाई एक kWh का मतलब क्या है, एक यूनिट, तो 105 kWh का क्या मतलब हो जाएगा, 105 यूनिट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3.40 को 105 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3.40 को 105 से गुणा कर लेंगे, जिससे हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास में आंसर आएगा कि उस फ्रिज की वजह से आपके पास में 357 रुपए का बिल बन रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इससे हम इस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यही था बच्चों हमारे इलेक्ट्रिसिटी के वन शॉट का रिवीजन या फिर इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट। आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के वन शॉट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।